हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाए। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो आज जो अपना जो बोर्ड पर दिख रहा है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुगल साम्राज्य क्या है और इसमें कौन कौन से शासक थे और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया और भारत से उनको क्या लाभ है और क्या हानि है, उनके विशेषताओं के बारे में भी इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा बाबर। क्या लिखा होगा? बाबर। बाबर जो है उसके बारे में इसमें विशेषता सबसे पहले मिलेगा कि बाबर कौन था, उसके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके दादा दादी, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक इस सेशन में चर्चा होगा। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है, यानी मुगल वंश के संस्थापक प्रथम शासक कौन थे, या मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, या मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। अब जान लेते हैं कि जो मुगल लिखा होगा साइड में लिखा होगा मुगल, मुगल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? मुगल शब्द है ये लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है जो मॉन्ग से लिया गया है। क्या है? मॉन्ग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। क्या है? जिसका अर्थ होता है बहादुर। इसमें बहादुर शायद हम नहीं लिखे हैं, क्या आप लोग को नहीं समझना है कि इसमें बहादुर नहीं लिखा गया है। तो ऐसा कुछ बात होता है कि हम ऐसा ही मुजबानी आपको बता देते हैं, और कुछ बात होता है जो इसमें लिखना पड़ता है। तो जिसका अर्थ हम बता रहे हैं क्या है, मुगल शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? बहादुर। अब तुर्की भाषा में जानिए तो मुगल शब्द का क्या अर्थ होता है। तुर्की भाषा में अगर हम जानेंगे तो मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मुगल शब्द का अर्थ बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है। मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। अब जान लेते हैं कि जब संस्थापक बाबर है तो बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद तो हम तो बोर्ड के माध्यम से चर्चा करबे करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, और जहाँ तक तो हो सके सोशल मीडिया नेटवर्किंग से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये साइंस में मतलब जो 10+2 का जो आर्ट्स जो क्लास है, आर्ट्स जो विभाग में है, जो हिस्ट्री है, जो सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम मुगल सेशन स्टार्ट किए हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जाएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये सब हम वंश देखेंगे, सैयद वंश देखेंगे। तो इससे पहले हम बाबर के बारे में, जैसे मुगल वंश के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। उसके बाद सब धीरे धीरे मेन टॉपिक को हम कवर करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस सेशन मतलब ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही मतलब ज़्यादा पूछता है। तो हमारा जो मतलब टारगेट है कि जिसमें से विशेष टॉपिक से मतलब जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसी टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो ठीक, सबका बताने का अंदाज अच्छा है, सेशन मतलब टॉपिक कवर करने का अंदाज अलग अलग होता है। तो मेरा मुद्दा ये है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले पूरा उसको होल बॉडी बताता हूँ। उसके बाद हम मतलब अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं या चैप्टर पर चलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे अभी मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अभी प्रथम शासक जो बाबर हुए, और मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। आई मुगल काल का जो मतलब शासन काल था 1526 से लेके 1760 तक चला। कहाँ तक चला? 1760 तक चला। अब 1526 ईस्वी में बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध मिलेगा। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण ट्रिक हम आपको लिए याद करने के लिए बनाए हैं। पानी पियो खाना खा, ये ट्रिक हो। पानी पियो खाना खा
आ चांदा दो घरे जा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें है, घाघरा का युद्ध मिलेगा, चंदेरी का युद्ध मिलेगा। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तब उसके बाद हम इर्द गिर्द के बारे में, उसके आत्मकथा के बारे में, तुर्की भाषा में कौन लिखा, उसको अंग्रेजी भाषा में कौन लिखा, बाबर की आत्मकथा को, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। और बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, क्वेश्चन भी पूछेगा, बाबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बाबर का जो जन्म हुआ था उज़्बेकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, उज़्बेकिस्तान में। और जो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये फरगाना के शासक थे। क्या थे, फरगाना के शासक थे। वहाँ के उनके पिता बाबर के शासक थे, फरगाना के जो है, फरगाना के वहाँ के शासक थे। और इनके पिता का नाम जो क्या है, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम क्या है, कुतलुग निगार खान। क्या है, कुतलुग निगार खान। अब इनके दादा का बात किया जाए तो इनका दादा का नाम क्या है, अबू सेठ। क्या लिखा है, अबू सेठ यहाँ लिखा होगा। क्या है, अबू सेठ। और इनकी दादी की बात किया जाए तो इनकी दादी थी एहसान दौलत बेग। क्या थी इनकी दादी, एहसान दौलत बेग। तो मैंने तो ऐसे ही मुजबानियों बता दिया। तब इनके पिता जो फरगाना के शासक थे, तो शासन कर रहे थे। शासन करने के दौरान इनके पिता का मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गया। क्या हुआ, जो इनके पिता थे बाबर के, 1494 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तब जब उनका मृत्यु हो गया, बाबर के पिता का मृत्यु हो गया उमर शेख मिर्जा के, तो जब बाबर का पिता का मृत्यु हो गया तो बाबर का जो आयु था, यानी जो उमर जो था, कितना वर्ष का था उस समय, इनका उम्र 11 वर्ष का था। तो 11 वर्ष का बच्चा भी तो उतना भी मतलब कहिए तो शैक्षिक रूप से बुद्धिजीवी उतना नहीं हो पाता है। शासन प्रशासन चलाने के लिए शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से और बुद्धिमान भी होना पड़ता है, ताकि इसमें मान लीजिए कोई आक्रमण कर दिए तो उससे हम कैसे उसको हम पराजित करें। तो उतना अभी उनको ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ते गया। तो उन्होंने, उनके पिता के मृत्यु हो जाने के बाद वो शासन प्रशासन बाबर ने अपने हाथ में ले लिए। और बगदाद माने बागडोर का समझ आया है, यानी शासन प्रशासन का मतलब उनका मालिक। शासन प्रशासन यानी जो फरगाना के जो शासक थे उमर शेख मिर्जा के मृत्यु हो जाने के बाद बाबर क्या किए, वहाँ के राजगद्दी पर बैठ गए और शासन प्रशासन चलाने लगे। धीरे धीरे चलाते चलाते 1501 ईस्वी में समरकंद का हुआ। जो समरकंद और 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार को क्या किया जा, जीत के बाबर अपने सैनिकों के साथ जीत के अपने साम्राज्य में, फरगाना के साम्राज्य में क्या किया, मिला लिए। अब जब इन्होंने बहादुरी वहाँ माने दिखाई और अपने साम्राज्य को शासन प्रशासन करते हुए समरकंद और कंधार और काबुल को जीत के साम्राज्य में मिला लिए, तब इनका जो नाम हुआ, तो पहले तो इनका बाबर नाम था। हाँ, अभी बता देते, इनका बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। जो बाबर का बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद, इनका बाबर माने बचपन का नाम था। अब वहाँ से जहरुद्दीन मोहम्मद से इनको लोग इनके सेनापति बादशाह कहने लगे। इनके तब से उनको जब 1501 और 1504 ईस्वी में समरकंद और कंधार और काबुल को साम्राज्य में क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिए, तब से बाबर को बादशाह की उपाधि मिली। तब से उन लोग बाबर को बादशाह के नाम से जाने लगा, बाबर बादशाह। बादशाह बाबर लोग कहने लगा, इनको बादशाह की उपाधि इनको मिल गई। 1507 में मिली। जब बादशाह की उपाधि इनको मिली 1507 में मिली। कब मिली, 1507 में मिली। और बात करते हैं तो इन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो प्रथम बार 1519 ईस्वी में
बाबर 1519 ईस्वी में बाजौर और भैरा के किला को जीत कर क्या किया, बाजौर और भैरा के किला को जीत लिया। 1519 ईस्वी में भारत ने प्रथम बार 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर प्रथम बार 1519 ईस्वी में आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में आक्रमण किया, बाजौर को और क्या किया, भैरा का किला को जीत लिया। इसी किला को जीतने में सबसे पहले बाबर ने गोला और बारूद का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल वंश के अंतर्गत सबसे प्रथम बार गोला बारूद का प्रयोग किन शासक ने किया था, किन शासक ने किया था? तो हम आंसर इसको देंगे, बाबर ने किया था। अभी पूछेगा कब किया था, तो 1519 ईस्वी में जब भारत का प्रथम बार आक्रमण उन्होंने किए, बाजौर और भैरा का किला जीता, तब वहां बाबर ने क्या किया, गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया था। ठीक, अब हम इसके बारे में कुछ जान गए। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इनको भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन से शासक आमंत्रित किए थे। आमंत्रित माने बुलावा, यानी शादी ब्याह में हमने के सामने जाने था कि कार्य दिया तो कह दिया कि आपको शादी में जाना है। तो उसी प्रकार इन्होंने लेटर के माध्यम से बाबर को कौन कौन से शासक मिलके भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए थे, यानी बुलाए थे। तो कौन कौन से शासक थे? तो यहाँ मिलेगा आपको आलम खां लोधी। आलम खां लोधी के बारे में हम जान लेते हैं। जो इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी के चाचा कौन थे? आलम खां लोधी चाचा थे, आलम खां लोधी। दौलत खां लोधी और राणा सांगा। राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। तो हम इसके बारे में चर्चा कर लिए। आलम खां लोधी, तो इब्राहिम खां लोधी। अब मतलब हम बात कर लेते हैं कि आखिर भारत पर आक्रमण करने के लिए तीनों शासक बाबर को क्यों आमंत्रित किए थे, आज किसके विरुद्ध में आमंत्रित किए थे, किसके लिए बुलाए थे? जब पानीपत का 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, तो इसी युद्ध को क्या किए, इसी युद्ध को लड़ने के लिए तीनों ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध देखिए, अभी हम बताए थे इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खां लोधी। बताइए, चाचा भतीजा में शासक है। गद्दी एक ऐसा चीज है कि ना बाप को, ना बेटा को, ना चाचा को किसी प्रकार के संबंध को नहीं देखता है। अभी खिलजी वंश के बारे में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो जिन्होंने लालन पालन जन्म से लेकर मतलब उनके जन्म के बाद एक शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी थे जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उनका जन्म हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जब जन्म हुआ तो इनका चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। इनके जन्म से पहले इनके माता और पिता क्या हुए, चल बसे थे, क्या हुए, चल गए, यानी मृत्यु हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता कुछ दिन के बाद उनका निधन हो गया था, तब अकेले बच गया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जो था जलालुद्दीन खिलजी था। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या किया, इनका पालन पोषण यानी सब कुछ किया। क्या किया, सब कुछ किया। ये वो सत्ता के लिए, गद्दी के लिए क्या किया अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया कि ये प्यार से बुलाकर, जैसे कहा जाता कि आइए आज हम आपके लिए भोज किए हैं, आप भोज खाना है, मेरे घर आइए, भोज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं भोज पर। उसी तरह क्या किया, धोखे से उन्होंने क्या किया, बुलाया अपने चाचा को और क्या किया कि ये मौत के घाट उतार दिया। काय के लिए,
तो सत्ता के लिए, क्या के लिए, गद्दी के लिए क्या किया, भतीजा चाचा भतीजा क्या हुआ कि जो मौत के घाट उतार दिया अपने चाचा को। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि गद्दा मतलब सत्ता में, सत्ता यानी समझ रहे हैं गद्दी के लिए। अगर हिस्ट्री में देखिएगा तो बहुत से ऐसे हैं कि जो ना बाप को ना बेटा को कुछ भी, एकदम प्रलोभन एक ऐसा चीज है ना, प्रलोभन एक ऐसा चीज है कि आंख पर पट्टी बांध देता है। जब किसी का कुछ का भी नशा चढ़ता है तो आंख पर पट्टी पड़ जाता है, यानी लोग कहता है पर्दा पड़ गया है, उसी प्रकार होता है। जब सत्ता को हथियाने का बात किया जाए तो उसी प्रकार देखिए इनका जो चाचा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, बताइए इनका बाबा को बुलाए कि जाइए और जो मेरा भतीजा है इब्राहिम खान लोधी से लड़िए और उसको पराजित कीजिए। बताइए तो ये है सत्ता। तो सत्ता में बाप बेटा कुछ भी नहीं देखा जाता है। इसमें पूरा हिस्ट्री देखिएगा, हिस्ट्री बताएंगे इसमें कहाँ कुछ है। कोई बाप बेटा को मार दिया, बेटा बाप को मार दिया, काय के लिए, सत्ता के लिए। तो केवल सत्ता के लिए यानी गद्दी के लिए। तो हम बात कर रहे थे, हाँ यहाँ चाचा कर लेते हम आलम खां लोधी के बारे में, दौलत खां लोधी और राणा सांगा के बारे में। तो राणा सांगा जो थे मेवाड़ के शासक थे। तो जो हम कुछ बताए थे आपको ऐसे ही बता दिए, जो हमको कुछ बहुत जानकारी था जो हम बता दिए। अब बात करते हैं आत्मकथा। सबका एक आत्मकथा है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा, खुद से बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा। कौन से भाषा में लिखा अपनी आत्मकथा? बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है। तो बाबरनामा जब बाबर ने लिखा है, अब कौन से भाषा में लिखे? तो तुर्की भाषा में लिखे बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया। उन्होंने बाबर ने लिखा और तुर्की भाषा को, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद कौन शासक किए, कौन विद्वान किए फारसी भाषा में अनुवाद इनका? बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन पूछेगा। तो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पाइंदा खां। पाइंदा खां ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। कौन थे? पाइंदा खां ने फारसी भाषा में अनुवाद किया और अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में कौन अनुवाद किया था? अंग्रेजी भाषा में तो बेबरीज, श्रीमती बेबरीज थी। उन्होंने क्या किया? बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया। तो बाबरनामा कहते हैं कि बाबर के जीवनी के बारे में आप लोग उसमें पूरा लिखा है। तो बाबर के जीवनी के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बाबरनामा तुर्की भाषा में है और फारसी भाषा में है और अंग्रेजी भाषा में है। आप तीनों में जाकर खरीद के पढ़ सकते हैं। तो हम बता दिए कि कौन भाषा में उन्होंने लिखा था। तो एक क्वेश्चन पूछा कि बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने लिखा। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो श्रीमती बेबरीज ने किया था। और फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया? तो पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने किया था। अब्दुल रहीम खान ने किया था। तो इस बोर्ड के हम माध्यम से तो अब जान लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, तो इसे बताएंगे तो कुछ देर बताते रह जाएंगे। तो अगर आपको लिखना होगा तो लिख नहीं पाइएगा। ताकि हम बोर्ड के माध्यम से थोड़ा बहुत जो बताए हैं उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम फिर लिख लेते हैं। हम अपने से लिख देंगे बोर्ड पर। अगर जिनको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और अगर बोल रहे हैं उसको लिखना है तो हम ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का बहुत हेल्प करेगा और सब्जेक्टिव बनाइएगा भी तो भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके बारे के जीवनी में बारे में हम बता रहे हैं। तो हम उसके जीवनी के बारे में बाबर के बता रहे हैं। हाँ तो हाँ बात कर लेते हैं हम बाबर। हाँ मुगल साम्राज्य का जो शासन काल था 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक चला। और मुगल जो लिखा है, मुगल जो कौन भाषा है, मुगल जो शब्द कौन सा शब्द से लिया गया है? लैटिन शब्द मंग से लिया गया है। अब लैटिन शब्द जो मंग है, मंग का क्या अर्थ होता है? तो बहादुर अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? बहादुर। अब मुगल वंश के
प्रथम शासक या प्रथम संस्थापक कहिए तो बाबर थे। कौन थे? बाबर। और अंतिम शासक कौन हुए? बहादुर शाह जफर हुए। बाबर का जो जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। और इनके माता का क्या नाम था? तो कुतलुग निगार खां। इनके माता का जो नाम था कुतलुग निगार खां था, और पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था। और इनके बाबर का जो बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद था। जहरुद्दीन मोहम्मद। तो जहरुद्दीन मोहम्मद इनके बचपन का नाम था। कौन पूछ लेगा कि बाबर के बचपन का नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद था। और इनके दादा का नाम पूछेगा तो एहसान दौलत बेग। दादी का नाम का एहसान दौलत बेग। और दादा इनके जो थे अबू सैद थे। और इनके पिता का निधन कब हुआ? 1494 ईस्वी में हो गया। जब बाबर 11 वर्ष के था तभी इनके पिता का मृत्यु हो गया। और बाबर के पिता जो फरगाना के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो फरगाना के शासक थे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? तो फरगाना के शासक थे। अब बात कर लेते शासन प्रशासन का बागडोर। और पिता के मर जाने के बाद शासन प्रशासन के अधिकार कौन होगा? उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो वही बाबर हुआ। शासन प्रशासन करते करते धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ते गया। और 1501 ईस्वी में समरकंद और काबुल और को क्या किया? कंधार को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए। बाबर काबुल को और कंधार को और समरकंद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए। साम्राज्य में मिलाने के पश्चात बाबर की बहादुरी बहुत हुई। अब बादशाह की उपाधि बाबर को कब मिली? तो 1507 में बादशाह की उपाधि बाबर को मिली। कब मिली? 1507 में उपाधि बाबर को मिली। भारत पर आक्रमण बाबर ने कितने बार किया था? तो 5 बार किया था। तो 5 बार में सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। बाजौर और भैरा का किला को क्या किया? उन्होंने जीत लिया। इसी युद्ध के में गोला बारूद और तोपखाना का प्रयोग बाबर ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर ने प्रथम बार गोला बारूद कब प्रयोग किया था? तो 1519 में बाबर ने किया था। और बाबर को आमंत्रित किया, यानी डायरेक्ट हम लिखे हैं बाहर, मतलब आमंत्रित किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन से शासक बुलाए कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए? तो देखिए, इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खां लोदी बुलाए, दौलत खां लोदी बुलाए, और राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, ये भी बुलाए। क्या बुलाए? ये बुलाए कि आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए। तो उन्होंने आक्रमण किया प्रथम बार। 19 आक्रमण उन्होंने किया 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो आइए हम जो मुजाबानी जानते हैं कुछ लिख लेते हैं। तो ये आप लोग का याद हो गया होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं मिटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, काम चल जाएगा यहाँ से। तो हम बात कर रहे थे बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा कौन है? बाबरनामा। बाबरनामा यानी आत्मकथा का कहने का मतलब कि बाबर का पूरा जीवनी बाबरनामा में विवरण किया गया है। उसमें बाबरनामा में मिल जाएगा। आई जो बाबर जो आई लिखे कौन है? बाबर ने ही लिखा है अपने हाथों से। अब बात कर लेते हैं हम, ये कौन से भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया।
सबसे पहले बाबरनामा कौन से भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया। उसके बाद फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया? फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फारसी भाषा में बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पाइंदा खां। पाइंदा लिख रहा जी, पाइंदा खां। और अब्दुल रहीम खान ए खाना। अरे मत पूछिए, मुस्लिम शासक में ऐसा ऐसा नाम उत्पटांग है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में, इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो श्रीमती बेवरी ने। किसने किया? बेवरी ने इनको बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हम इसके बारे में अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध, तो चलिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके चर्चा करेंगे। तो अगर इस सेशन आप लोग का अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो अभी कमेंट कीजिएगा, जो डाउट होगा वो हम बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।